हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस सेशन में हम लोग एक प्लान ऑफ एक्शन ड्रॉ कर लेंगे। जिन लोगों ने वर्किंग प्रोफेशनल होते हुए या जॉब के साथ एचएस एग्जामिनेशन को परस्यू करना है, चाहे वो सेल्फ स्टडी से हो चाहे वो कोचिंग के माध्यम से हो, तो एक प्लान ऑफ एक्शन लेआउट करेंगे और उसी प्लान ऑफ एक्शन ड्रॉ करेंगे और उसी लेआउट के तहत हम अपनी तैयारी को स्ट्रीमलाइन करेंगे। क्योंकि जैसे मैं बार बार बोलता हूँ, ये जो एचएस एग्जामिनेशन है ये काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स सब्जेक्ट को क्लब करके बनाया गया एग्जामिनेशन है। और इस एग्जामिनेशन के अंदर, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा प्रेस्टिजियस एग्जामिनेशन है बाकी सारे एग्जामिनेशन के संदर्भ में, तो इसमें हिमाचल का बेस्ट टैलेंट और बेस्ट ब्रेन ही compete करता है। तो उससे ये पेपर और ज़्यादा कॉम्पिटिटिव और डिफिकल्ट हो जाता है। कि डिफिकल्ट का मतलब है कि बोर्ड एग्जाम में पास होना आसान है, 12th में पास होना आसान है, यूनिवर्सिटी के लेवल पे मार्क्स लाना आसान है। लेकिन जब हमें बोला जाए कि 98% ही लाने हैं, तो वो कठिन है। कि एक लेवल के बियॉन्ड मार्क्स लाना कठिन है। सेम ऐसे ही एग्जामिनेशन है कि इसमें लगातार अपने आप को पुश करके, अगर डेटा वाइज देखा जाए तो पिछले साल जो एचएस ने डेटा रिलीज किया था, तो 16,000 में से मात्र 220 बच्चों ने प्रीलिम्स पेपर को क्वालिफाई किया। और जिन 220 ने क्वालिफाई किया उनमें से 7 बच्चों की फाइनल रैंक आई। तो अगर हम इसमें परसेंटेज ऑफ सक्सेस देखेंगे, वो बहुत कम है। तो ऐसे एग्जामिनेशन को जितना डाइवर्स है, इतने अलग अलग स्टेजेस में टूटा है, प्रीलिम्स है, मेंस है, इंटरव्यू है, और जिसमें हिमाचल का बेस्ट ब्रेन भी compete करे, तो ऐसे एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करना और कठिन हो जाता है। तो इसीलिए अब ये सारी बातें बताने का औचित्य ये है कि इस एग्जामिनेशन को अगर हम लोग प्लान्ड वे में नहीं चलेंगे, तो ये एग्जामिनेशन बहुत सालों तक तैयारी को खींचता रहेगा और क्वालिफाई होने के चांसेस भी कम होंगे। तो अगर हम एक प्लान ऑफ एक्शन के तहत चलेंगे तो एग्जामिनेशन ईजी हो जाता है, या रिलेटिवली ईजी हो जाता है। तो इस एग्जामिनेशन को के लिए हमें लोकेट करना पड़ेगा कि कुछ एक इनहेरेंट चैलेंजेस हैं, ये स्पेसिफिकली वर्किंग प्रोफेशनल्स के साथ चैलेंजेस है। और फिर उन चैलेंजेस को ओवर करने के लिए कुछ एक रास्ता है, कुछ एक प्रोसेसेस है, उसको यदि हम लोग फॉलो करें तो ये एग्जामिनेशन फिर हमारे लिए स्टेप वाइज क्लियर करना आसान हो जाता है। चैलेंजेस को लोकेट करते हैं कि सबसे पहला चैलेंज इस एग्जामिनेशन में है कि सबसे पहला टाइम की कमी होना। बीइंग अ वर्किंग प्रोफेशनल, 8 से 10 घंटे के आसपास अगर मैं ट्रैवलिंग टाइम और तैयार होने के टाइम को इंक्लूड करूं, 8 से 10 घंटे का हमारा डेली वर्किंग आवर है। हर किसी के वर्किंग डिफरेंट है। किसी के वहां पे ऑफिस में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है तो वो वहां पढ़ सकते हैं, किसी के वहां वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। दूसरा जो हमारा दिन का समय जाता है, कि मैं मानूं कि सोने उठने में 8 घंटे यहां पर भी हमारे जाया हो गए, तो 18 घंटे हमारे दिन के जा चुके हैं। हमारे पास जो इफेक्टिव टाइम डेली बेसिस पे आ रहे हैं, वो 6 आवर्स आ रहे हैं। अब इस 6 आवर्स में खाना पीना सब कुछ इंक्लूडिंग है। तो हम देख रहे हैं कि पर डे के बेसिस में बहुत ज्यादा टाइम हमारे पास नहीं बच रहा। तो हम टाइम कहाँ से निकालेंगे? थोड़ा सा टाइम यहाँ से निकालेंगे, और इसको जितना एफिशिएंटली यूज किया जाए उतना यूज करने का प्रयास करेंगे। या ऑफिस आवर के बीच में से कुछ टाइम को हमें वे आउट निकालना पड़ेगा। तो हमें ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, बीइंग अ वर्किंग प्रोफेशनल हम लोगों को समय की कमी रहने वाली है। दूसरा, बीइंग अ वर्किंग प्रोफेशनल शायद हम फिजिकल और साइकोलॉजिकल लेवल पे उतने ज्यादा एनर्जेटिक नहीं महसूस करेंगे बाकी विद्यार्थियों की कंपैरेटिवली, जो केवल 10 घंटा पढ़ रहे हैं। हम 4 घंटा पढ़ रहे हैं, 6 घंटा पढ़ रहे हैं, लेकिन 10 घंटे जॉब करने के बाद या 8 घंटे जॉब करने के बाद तो हम वैसे ही टायर्ड हैं। तो हमें इस चीज को भी ध्यान में रखना है कि ये भी हमारे लिए एक चैलेंज आता है। इन दोनों से इंड्यूस होता है लैक ऑफ डिसिप्लिन। लैक ऑफ डिसिप्लिन का मतलब है कि अगर हमारे पास कोई प्लान्ड एक्शन नहीं है, तो हमें एग्जैक्टली चेक पॉइंट्स नहीं मिल पा रहे कि हम किस चीज को चेज कर रहे हैं। तो उससे क्या होता है कि रोज सुबह उठ के मैं पढ़ूं ऐसा आवश्यक नहीं है। मेरी नींद खुल गई तो मैं पढ़ लूंगा, नहीं खुली तो नहीं पढ़ूंगा। अगर खुल भी गई, जो मैं पढ़ूंगा वो कोई प्लान्ड वे में नहीं पढ़ूंगा। मींस मेरे पास माइक्रो टारगेट नहीं है कि मैं 45 डेज के अंदर पूरी पॉलिटी की किताबों को पढ़ लूं और उसके एमसीक्यू को भी बना लूं और उसके क्वेश्चन आंसर की आंसर राइटिंग भी कर लूं। तो ऐसा मेरे पास कोई प्लान ऑफ एक्शन नहीं है। तो मेरे में डिसिप्लिन इंड्यूस होना मुश्किल है। डिसिप्लिन कब इंड्यूस होगा? जब आपके पास प्लान ऑफ एक्शन होगा। वो आपको लगातार मोटिवेट करेगा, हाँ देयर इज अ प्लान, आई शुड एग्जीक्यूट अकॉर्डिंग टू द प्लान, और उसी से मेरा चयन या सिलेक्शन हो जाएगा। तो आपके पास माइक्रो टारगेट होने चाहिए। फिर आता है कि ये सब होने के लिए, कि ये प्लान होने के लिए, स्ट्रेटेजी होने के लिए, ये चेक पॉइंट्स होने के लिए मेरे पास कोई डायरेक्शन होनी चाहिए। कि कौन बना के देगा ये प्लान ऑफ एक्शन? उस वो बना के देगा कि जिसने इन सारी स्टेजेस को देखा हो या बहुत लंबे समय से इस फील्ड में समय गुजारा हो। तो ये कुछ इनहेरेंट चैलेंजेस हैं जो आपको एक्सेप्ट करने पड़ेंगे कि आपके साथ है।
इन्हीं चैलेंजेस को ओवर करने के फिर प्रोसेसेस बनाएंगे कि हम सॉल्यूशन उसका देंगे जब हम प्रॉब्लम को लोकेट कर लेंगे। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो फर्स्ट पॉइंट इज, जैसे मैंने डायरेक्शन की बात करी और चेक पॉइंट्स की बात करी, कि हमें जब प्लानिंग करनी है इस तैयारी की, तो हमें ऐसा नहीं करना कि 12 किताबें लाके पढ़ने के लिए रख दी, जब तक इंटरेस्ट आया लक्ष्मीकांत पढ़ ली, इंटरेस्ट नहीं आया तो हिस्ट्री पढ़ ली, फिर एक दिन ज्योग्राफी पढ़ ली। तो हम क्या कर रहे हैं, अगर हम इस अप्रोच से पढ़ेंगे तो हम हो रहे हैं हैप हैजर्ड प्रिपरेशन के अंदर एंटर। तो हम हैप हैजर्ड प्रिपरेशन ना करें। इससे क्या होगा, ये हैप हैजर्ड प्रिपरेशन डायरेक्शन लेस होगी। अगर ये डायरेक्शन लेस हुई तो आपकी पूरी प्रिपरेशन हे वायर चली जाएगी, मींस दिशाहीन हो जाएगी। तो अगर आपको किनारे लगाना है, अपनी तैयारी को क्वालिफाई करना है, आपको प्लान ऑफ एक्शन पूरा पहले ही बना के रखना पड़ेगा कि इस महीने क्या करना है, अगले महीने क्या करना है, शुरू के 9 महीने क्या करना है, और अगले 3 महीने क्या करना है, और उसके बाद के भी 3 महीने क्या करना है, ये अपने को क्लियर होना चाहिए। उसके साथ साथ जब हमने लोकेट कर लिया कि भाई हमारा पूरा प्लान ऑफ एक्शन रेडी है, अब हमें सोर्स क्या आइडेंटिफाई करना है स्टडी करने के लिए, हमें कौन सी बुक्स या कौन सा स्टडी मटेरियल चाहिए। तो ये दूसरी चीज होती है। फिर हमें लोकेट करना है कि ये तो हो गया, लेकिन बीइंग अ वर्किंग प्रोफेशनल, जैसा मैंने आपको लोकेट करवाया कि क्योंकि शायद हमारे पास दिन में 5-6 घंटे से ज्यादा देने को नहीं है, और ये एक बड़ा एग्जामिनेशन है, ये बैंक आज की डेट में बैंक एग्जामिनेशन भी क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम 2 साल लग जा रहे हैं। तो हमें ये समझना पड़ेगा, बीइंग अ वर्किंग प्रोफेशनल, हम शायद अगर एक एवरेज बच्चा दिन में जो फुल टाइम तैयारी कर रहा है वो 10 आवर पढ़ता है, तो हम 5 से 6 घंटा ही पढ़ रहे हैं, तो हम उसकी 50% एफिशिएंसी पे काम कर रहे हैं। तो अगर हम उसकी 50% एफिशिएंसी पे काम कर रहे हैं, तो अगर मैं बोलता हूं कि औसतन एक बच्चे को 1 से सवा साल इस पूरी प्रिपरेशन को वाइंड अप करने में लगता है, तो आपको 2 साल लगेंगे, ये मान के चलिए। तो आपको अपनी टाइम ड्यूरेशन लोकेट करनी है कि मेरे को 2 साल का प्लान ऑफ एक्शन लेके चलना पड़ेगा। प्रीलिम्स निकालने के लिए 7-8 महीने बहुत रहते हैं, लेकिन जब मेंस और इंटरव्यू तक के लिए अपने को तैयार करना है तो उसमें टाइम टेकिंग है। तो हमें अपना प्लान ऑफ एक्शन इसके मुताबिक ही रखना पड़ेगा। सबसे पहली स्टेज की अब एंड टू एंड प्लानिंग क्या है, जैसे मैं इस पूरी प्रिपरेशन को 4 मोड में तोड़ देता हूं। 4 मोड क्या है, स्टेज 1, 2, 3, 4। तो जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो इन स्टेजेस को लिख भी सकते हैं, चाहे वो हमारे स्टूडेंट है, चाहे वो खुद भी कर रहे हैं, किसी और एकेडमी से भी कर रहे हैं। तो स्टेज 1 क्या है कि सबसे पहले बेसिक्स पे काम कर लेते हैं, बेसिक्स को एक बार रिवाइज कर देते हैं। बेसिक्स क्या है, हमने इस एग्जामिनेशन में पढ़ने हैं आर्ट्स के सब्जेक्ट्स। आर्ट्स के सब्जेक्ट्स क्या होते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, ये आर्ट्स के सब्जेक्ट है। ये बहुत अच्छे दे रखे हैं हमारी एनसीईआरटीज के अंदर, तो क्यों नहीं हम पहले एनसीईआरटीज को पढ़ लें। और जनरली बच्चे क्या कहते हैं, अनुमान बच्चे खुद ही एनसीईआरटीज को पढ़ने लग जाते हैं। उसमें एक ग्लिच क्या है, एनसीईआरटी को जब हम लोग खुद पढ़ते हैं तो हम उनको उसी नजरिए से पढ़ते हैं जिस नजरिए से 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं क्लास में पढ़ाया जाता है, कि बेसिक्स से तरीके से एक बार जस्ट पढ़ लेते हैं। ना तो वो याद हुई, ना हम उसको पेपर के लिए लोकेट कर पाए। हमने क्या किया है, एक हमारा फ्री कोर्स है, इसका नाम रखा है आरएम कोर्स। ये पैन इंडिया लेवल पे फ्री है, इसको 76,000 बच्चों ने आज तक देखा था। तो इस कोर्स की ब्यूटी क्या है, इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी 6 to 12th क्लास की एनसीईआरटीज पढ़ाई गई हैं। साथ में इसमें एक किताबें हैं जहां से आजकल यूपीएससी पेपर बना रहा है तमिलनाडु बोर्ड, इसको भी इनकॉर्पोरेट कर दिया। तो आपको क्या मिला, जैसे मैंने ज्योग्राफी पढ़ाई 15 लेक्चर में, मैंने 6 to 12th क्लास की एनसीईआरटी को पढ़ा दिया। उससे आपको क्या मिला कि एक आपकी शुरुआत हो गई और आपके कॉन्सेप्ट एक बार ब्रश अप हो गए। लेकिन ये एनसीईआरटी ऐसे नहीं पढ़ाई कि चलो आज 6ठी की पढ़ते हैं फिर 7वीं की पढ़ते हैं। इनका कॉन्सेप्ट है वर्टिकल लिंकिंग। वर्टिकल लिंकिंग का क्या मतलब होता है कि लेट्स अज्यूम कि जब हम लोग एनसीईआरटी पढ़ते हैं, तो मैंने जैसे ज्योग्राफी में पढ़ा है सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम 7वीं क्लास की एनसीईआरटी का पहला चैप्टर है और 11वीं क्लास की एनसीईआरटी का दूसरा चैप्टर है। तो जब हम सोलर सिस्टम पढ़ेंगे तो हम इन दोनों सोलर सिस्टम को एक ही बार में पढ़ेंगे। तो हमने एनसीईआरटी को पढ़ना है कि टॉपिक वाइज उसमें कवरेज होनी चाहिए, तो इस दृष्टिकोण से एनसीईआरटी को पढ़ा जाएगा। तो यही एक सिविल सर्विसेज की पढ़ने का तरीका है। तो हमने एनसीईआरटी को इसी तरीके से पढ़ाया है, साथ में नोट्स इनकॉर्पोरेट कर दिए कि अगर सोलर सिस्टम पढ़ा तो 2 क्लासेस के नोट्स की एक ही पीडीएफ बना के आपके साथ शेयर कर दी। तो आपने ये काम करना है। क्लियर होगी बात। तो हाँ, इस कोर्स के माध्यम से आप अपनी तैयारी को एक बार किक स्टार्ट कर सकते हो, बट दैट शुड नॉट गो बियॉन्ड 1 मंथ। तो 1 महीने के अंदर
2 से 3 सब्जेक्ट आप देख सकते हो, रोज के आपने 2 घंटे निकालने। यदि आप रोज के 2-2.5 घंटे निकाल ले रहे हो, इसका मतलब है आपने, अगर ये 60 लेक्चर हैं, वैसे 60 नहीं है 50 लेक्चर हैं, इन 50 लेक्चर को देखने में 1 महीना आपको लगेगा। 1 महीने में आपके एक बार कॉन्सेप्ट सेट हो गए, ब्रशअप हो गए हैं। अब आप अगली स्टेज में जाने के लिए तैयार हुए। इससे एक और बेनिफिट होगा, आपको ये भी पता चल जाएगा कि क्या आप डिसिप्लिन रह के तैयारी को कर सकते हो कि नहीं, कि डेली आपने 2 लेक्चर लगाने हैं। इससे एक आपकी वार्म अप एक्सरसाइज हो जाएगी। ये वार्म अप एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई सारे बच्चों को पैसे देने के बाद ये रियलाइज होता है कि हमसे वो तैयारी नहीं हो सकती। इसलिए नहीं कि सब्जेक्ट मुश्किल है या तैयारी मुश्किल है, इसलिए कि हमारे अंदर वो डिसिप्लिन ही नहीं है कि हम तैयारी को कैरी आउट कर पाए। तो अगर डिसिप्लिन का प्रॉब्लम है तो ये तैयारी को निभाना बहुत कठिन हो जाता है। तो ये चीज का ध्यान रखना है। तो ये एक आपके लिए ट्रायल भी हो जाएगा कि बिना पैसे खर्च किए आपको पता चल पाएगा कि आप तैयारी कर पाएंगे कि नहीं। फिर जाते हैं स्टेज 2। स्टेज 2 होती है जिसमें आप अपने स्टडी मटेरियल को कंप्लीट करोगे और सिलेबस पूरा कवर करोगे। सिलेबस के साथ साथ इसके अंदर आप नोट्स मेकिंग करोगे, और ये करने के लिए 9 से 12 महीने लगेंगे, डिपेंडिंग ऑन पर्सन टू पर्सन। 9 से 12 महीने लगेंगे। कोचिंग में ये होता है कि ये वाला टास्क हम लोग पूरा कर लेते हैं, जिससे आपके लिए समझना आसान होता है। बट नॉट नेसेसरली हर बच्चा कोचिंग के लिए नहीं बना, और हर कोई सेल्फ स्टडी के लिए नहीं बना। ये आपने लोकेट करना है इस कोर्स को देखने के बाद। अगर आपको लगता है नहीं, कोचिंग मेरे सब्जेक्ट को, जैसे कोचिंग कहाँ हेल्प करती है, लेट्स अज्यूम जैसे मैंने जब तैयारी करी, मैंने सेल्फ स्टडी करी, मैं हर बार स्टक हो रहा हूं इकोनॉमी के अंदर, मैं हर बार स्टक हो रहा हूं इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर, गवर्नेंस के अंदर। तो ये वाले एक ऐसे टॉपिक हैं, या एथिक्स के अंदर, जिनका कंटेंट मार्केट में नहीं मिल रहा। इंडियन सोसाइटी कंटेंट मार्केट में नहीं है, स्पेस टेक्नोलॉजी कंटेंट मार्केट में नहीं है, किताबें नहीं है इनकी। उससे क्या हो रहा है कि 5 सब्जेक्ट तो मैं कर ले रहा हूं, लेकिन 12 सब्जेक्ट में से 7 सब्जेक्ट मेरे को नहीं इंटरेस्टिंग लग रहे, या मेरे पास कंटेंट नहीं आ पा रहा। तो मैं क्या कर रहा हूं, 4 सब्जेक्ट बहुत तेजी से कवर कर लिए, लेकिन जब मैंने बाकी के 6 सब्जेक्ट देखे, तो वो मेरे को स्टक कर रहे हैं, और ये सब्जेक्ट ही मेरे डिसिप्लिन को और मोटिवेशन को धीरे धीरे खा जाएंगे। क्योंकि मेरे को दिख रहा है 4 सब्जेक्ट मैंने 5 महीने में कर लिए, लेकिन रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट ना मैं पढ़ पा रहा हूं, ना मेरा इंटरेस्ट आ रहा है, ना मेरे को मटेरियल मिल रहा है, ना मुझे पता चल रहा है कि इसको कैसे अप्रोच करना है। उससे क्या हो रहा है कि मेरे को अगले 12 महीने में 6 सब्जेक्ट हुए जो कि मेरी मोटिवेशन को खत्म करें। कोचिंग क्या करती है, सामान्य तौर से आपको, मतलब जिस फ्रीक्वेंसी पे चल रही है, जिस टाइम फ्रेम को फॉलो कर रही है, उसमें ये स्टिपुलेटेड टाइम में सब्जेक्ट को खत्म करवा देती है। 9 महीने मतलब 9 महीने में सिलेबस हो जाएगा, नोट्स बन जाएंगे। ये होती है स्टेज 2। सेल्फ स्टडी वालों के लिए, इसके लिए क्या कर सकते हैं आप लोग, मैं हमेशा प्रमोट करता हूं पहले सेल्फ स्टडी के लिए पुश करो, क्योंकि सेल्फ स्टडी आप में एक इनहेरेंट डिसिप्लिन डाल देती है, और एक चांस आप अपने आप को जरूर दीजिए। तो जब आप सेल्फ स्टडी करते हो, तो उसको असिस्ट करने के लिए, जैसे हमने क्या किया, सेल्फ स्टडी को असिस्ट करने के लिए एक बुक का सेट बनाया। 23 किताबों का ये सेट है, 23 बुक्स। अब देखो सब्जेक्ट है 12, इन 23 बुक्स का बाइफर्केशन देखो कैसे ही आपको अलग अलग स्टेजेस में हेल्प करती हैं। इन बुक्स में से 12 बुक्स हैं जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, तो ये सब्जेक्ट वाइज है, इनमें आपके सारे सब्जेक्ट कवर होंगे। लेकिन जो सब्जेक्ट वाइज कवरेज है, दिस इज द 60 to 70% ऑफ द एंटायर डेप्थ एंड सिलेबस। जो हमें पेपर के लिए सिलेबस तो पूरा कवर है, लेकिन उसकी वो जो गहराई है वो मिसिंग होती है हमेशा। इन बुक्स में भी मिसिंग है, मैं साफ बताऊंगा, कहीं पर भी मिसिंग होती है। इवन हमारी क्लासरूम से भी 70% ही कवर होता है। फिर प्रोसेस बनाए कि बाकी कैसे करें। उसका रीजन क्या है कि अगर हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन, ज्ञान और कॉन्सेप्ट एक सब्जेक्ट का आपको एक साथ देंगे, तो यू वुड नॉट बी एबल टू डाइजेस्ट दिस। तो हमने क्या किया, उसको तोड़ देते हैं फेज वाइज। पहले फेज के लिए इतना ही आवश्यक है। तो हम क्या करते हैं, अपनी कोचिंग में भी यही करते हैं, और आपको भी सेल्फ स्टडी में यही प्रमोट करेंगे। पहली स्टेज में एक बार 12 किताबों को पढ़ लो, इनके नोट्स बना लो, फिर आओगे आप स्टेज 3 के अंदर। यही स्टेज 3 की नेक्स्ट किताबें आपको क्या करेंगी, नेक्स्ट स्टेप, जैसे ये 12 किताबें पढ़ ली, अब आ गए आप स्टेज 2 में, जो कि मैंने बताया कि नोट्स मेकिंग करोगे और कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करोगे। फिर आया स्टेज 3। स्टेज 3 का नाम है कंटेंट एनरिचमेंट। कंटेंट एनरिचमेंट ऑफ प्रीलिम्स, कंटेंट एनरिचमेंट फॉर मेंस। अब इनके प्रीलिम्स और मेंस का कंटेंट एनरिचमेंट आप कैसे कर रहे हो। प्रीलिम्स की हमने आपको दी है 7 बुक्स, ये एमसीक्यू बेस्ड है, और इसमें आंसर्स हैं डिटेल्ड में। इन डिटेल्ड आंसर्स के माध्यम से आप क्या करोगे, जो 5300 क्वेश्चन दे रखे हैं 7 किताबों के अंदर, इनको सॉल्व करोगे। जो नहीं आते हुए
उनको नोट्स में इनकॉर्पोरेट कर लो। तो ये इनकॉर्पोरेट करने के लिए बढ़िया है, राइट। तो इससे क्या हो गया, आपका कंटेंट एनरिचमेंट। जैसे मैंने बोला कि जो आपने नोट्स बनाई या जो हमने क्लासेस में भी पढ़ा है, डेट इज जस्ट 60 to 70%। लेकिन ये जो है रेस्ट ऑफ दी 20%, ये दोनों मूव से पूरा हो जाएगा। कैसे? मेंस की हम आपको वो जो 23 बुक्स है ना, तो मेंस की भी 4 किताबें आपको मिलेंगी। इन 4 किताबों में 900 क्वेश्चंस विद आंसर्स दिए हुए हैं। यहां से आप क्या सीख रहे हो, जो मेंस एग्जामिनेशन में चाहिए, आंसर राइटिंग। ये आंसर राइटिंग आपको यहां से सीखेंगे। तो इससे क्या हुआ, प्रीलिम्स की भी तैयारी हो गई एमसीक्यू की, और मेंस के आंसर राइटिंग की किताबें मिल गई। अब आपने रेस्ट ऑफ द 20% भी सिलेबस कवर कर लिया है। अब रह गया मात्र 10%। तो वापस आते हैं इसी में। तो हमने फर्स्ट स्टेज में क्या किया, स्टडी की, नोट्स बनाए। सेकंड स्टेज में, थर्ड स्टेज में क्या किया, हमने कंटेंट एनरिच किया ऑफ प्रीलिम्स एंड मेंस। अब आगे स्टेज 4। तो हर स्टेज में कुछ ना कुछ ऐड ऑन हो रहा है। इसमें 60 to 70% हो गया, और यहां पे 20% हो गया। अब रह गया रेस्ट ऑफ द 10%। इसके लिए हम करेंगे टेस्ट सीरीज स्टार्ट। इस टेस्ट सीरीज में क्या होगा, दोनों, जैसे इस साल हमने टेस्ट सीरीज बनाई 120 टेस्ट की, जिसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों दिए हुए हैं। अब इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से क्या होगा, ये आपने जब पूरी तैयारी हो जाएगी, जब आपको 8-9 महीने 12 महीने हो जाएंगे तकरीबन, उसके बाद आपने ये टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना है। इस टेस्ट सीरीज की ब्यूटी क्या है, जैसे ये किताबों के स्नाइपर्स लगाए हुए हैं जो इस कोर्स का पार्ट है। इन टेस्ट सीरीज की बेनिफिट क्या है, जैसे इस साल, पिछले साल जब 2023 में हमने टेस्ट सीरीज चलाई, 117 टेस्ट इसके अंदर रखे। इन टेस्ट से मैक्सिमम हमारे, जिन्होंने इस टेस्ट को पूरा, देखो बहुत सारों ने ज्वाइन किया, सबने निभाया नहीं, जिन्होंने पूरा निभाया, प्रीलिम्स की अगर एक्सपेक्टेड कट ऑफ 100 से 102 है, तो हमारे स्टूडेंट के मार्क्स आ रहे हैं 120 प्लस, किसी के 130। अलाइड में जब उन्होंने पेपर दिया तो उनके 130, 140, 40 नंबर भी आ रहे हैं। तो इतने हाई मार्क्स आएंगे। मेंस जिन बच्चों ने अभी देकर आए, उन्होंने बहुत अच्छा मेंस दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने कर लिए 900 क्वेश्चंस बुक से मेंस के अंदर, और इन टेस्ट सीरीज के माध्यम से हमने उनको दिए थे 704 क्वेश्चन विद आंसर्स, विद डिस्कशन, विद फीडबैक, सब कुछ दिया। तो जब वो 1600 क्वेश्चन ही करके चले गए, वहां एग्जाम में 60 आने थे, 60 में से 48-50 क्वेश्चन उनके इन 1600 में से रिपीट हो गए, और उनका मेंस एग्जामिनेशन बहुत बढ़िया हो गया। तो उससे क्या हो गया, मेंस क्वालिफाई होने की संभावनाएं बढ़ गई। तो हम क्या करें, मैंने वर्ड यूज क्या कहता है, जब हम इस तैयारी को करें, तो मैं केवल आपको ऐसा नहीं है कि बोल के स्ट्रेटेजी देके चला गया, मैंने आपको एक प्रोसेस दिया है कि इस तैयारी में एक प्रोसेस लगेगा। ये प्रोसेस है कि स्टेज 1 लगेगी, स्टेज 2 लगेगी, स्टेज 3 लगेगी, स्टेज 4 लगेगी, और हर स्टेज के लिए हमने कुछ ना कुछ आपको हेल्प आउट किया। तो जैसे एनसीईआरटी दी है, यहाँ पे स्टडी मटेरियल इन दोनों स्टेजेस को कवर करेगा। जब तैयारी हो जाएगी तो टेस्ट सीरीज भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो आप सेल्फ स्टडी के माध्यम से भी इस एग्जामिनेशन को निकाल सकते हो। ट्राई करना है। अगर आपको लगता है कि 2-4 महीने के बाद उतना डिसिप्लिन नहीं बन रहा, या आप स्टक हो रहे हो सब्जेक्ट्स के साथ, तब जाके आप कोचिंग को ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। तो ये एक प्लान ऑफ एक्शन है। इस प्लान ऑफ एक्शन में करंट अफेयर, जैसे इसी वीडियो के नीचे आपको एक बिगिनर्स पैकेज मिलेगा, बिल्कुल फ्री है। उसमें 10 वीडियो का सेट है। उन 10 वीडियो से आपको पता चलेगा कि इस तैयारी को कैसे परस्यू करना चाहिए। तो वो फ्री बिगिनर्स पैकेज है, वो बिगिनर्स पैकेज आपको हेल्प आउट करता है। क्लियर? तो इन छोटी छोटी चीजों का आप लोगों ने ध्यान रखना है, जिनसे आपको पता चलेगा कि इस तैयारी को किस तरह से चैनलाइज वे में, एक राइट अप्रोच के साथ, एक राइट स्ट्रेटेजी के साथ किया जाए, तो कम समय में भी। इस तरह की एक धारणा है कि 5-6 साल लगते हैं इस तैयारी में। नॉट नेसेसरली कि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट ने 2-2 साल में निकाला है, और 1-1 साल में। इस बार बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर मेंस दिया है। पिछले साल ऐसे बहुत सारे बच्चे थे जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में निकला नहीं, इंटरव्यू तक पहुंच गए। तो इसका मतलब क्या है कि दे आर वेरी क्लोज ऑफ क्लियरिंग द एग्जामिनेशन। तो अगर आप इंटरव्यू तक भी पहली स्टेज में पहुंच जाते हो, तो दैट विल इंड्यूस अ लॉट ऑफ मोटिवेशन इनसाइड यू, कि आपको पता चल जाएगा ये रास्ता मेरा ठीक जा रहा है, पहली स्टेज साल में ही मैं इंटरव्यू तक पहुंच गया या पहुंच गई। तो इस प्रोसेस को आप लोग बिल्कुल फॉलो कीजिए, इसको इम्बाइब कीजिए, इंप्लीमेंट कीजिए, फिर आप देखोगे कि आपके लिए जर्नी इजी हो जाएगी और एक्सेलरेटेड हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी, राइट। चलिए, थैंक्स अ लॉट।